सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। पेपर्स हासिल कर सकता है हमारे किसी भी दफ्तर से। दफ्तर खुले थे, जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमने उनको भी अपॉइंट कर दिया, वो भी मौजूद थे, हर एक को पता था। मीडिया पे भी ये आता रहा, बल्कि जिस दिन मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन हमने अनाउंस भी कर दिया था कि हफ्ते के दिन इलेक्शन होंगे। सो उसके सब के बावजूद कोई नहीं आया, किसी किस्म का नॉमिनेशन पेपर लेने नहीं आया, कोई कॉल नहीं हुई, कोई लेटर नहीं लिखा गया, कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आया कि हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो जब वो एक पैनल था और एक ही कैंडिडेट था चेयरमैन के लिए, तो हमने उसके मुताबिक अनअपोज्ड इलेक्शन करा दिए। मेरी नज़र में ये इलेक्शन बिल्कुल आइन के, जो 2019 का आइन है पीटीआई का, उसके मुताबिक हुए और जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक हुए। किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है कि इस इलेक्शन को चैलेंज करें। और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो 14 पिटिशन्स आई हैं, ये तो मेंबर्स भी नहीं हैं और इनों में से किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। सबकी एप्लीकेशंस पढ़ लें, वो सिंपली जनरल बातें करते हैं। वो कोई भी पैनल के ज़रिए नहीं आया, कोई भी ये नहीं कहने आया कि मैं चेयरमैन या पैनल के ज़रिए इलेक्शन लड़ना चाहता था, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। हमें ये बताएं, एक मिनट ख़त्म हो। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन तक यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के लिए पीटीआई के 50 उम्मीदवार आते हैं। लोग ये कैसे मान लें कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कोई भी नहीं आया सामने? ये मानना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हकीकत यही है। आप ना माने वो अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि कोई नहीं आया। अगर आता तो हम इलेक्शन, उसकी वोटिंग भी हो जाती, लेकिन कोई भी आज तक नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं ये पैनल लेके आया था, ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स हैं और मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए गए। साहब ये बताएं कि आज अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि आज इंतखाबात की आमद है और इंतहाई खुशगवार माहौल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे एक शिकवा किया। खुशगवार माहौल में वो क्या शिकवा था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे किया? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने काफ़ी गुफ्तगू की और एक बात उन्होंने ज़रूर कही थी। उन्होंने कहा था कि आपने आरओज़ के जो है आपने स्टे ले लिया है। हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने लिया है ये स्टे, आपने क्यों स्टे लिया? तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है, इसलिए वो मुकालमा था, वो लाइट हार्टेड किस्म का मुकालमा था जो होता है इस तरह की गुफ्तगू। एक शख्स अली ज़फ़र साहब, आप समझते हैं जो आपके खिलाफ दरखास्तें हैं ये फरमाइशी तौर पर आए हैं? जी, लगता यही है, क्योंकि आप देखें कि एक तो हर एक ने एक दूसरे की जो बहस थी वो अडॉप्ट की है, यानी वो कहा है कि हम वही बहस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस देखें तो वो उसी हैंड राइटिंग में हैं और वही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और शायद पेन भी कुछ एप्लीकेशंस में एक ही है, कलम भी एक ही है। तो लगता यही है कि लोगों ने बस आके सोचा कि हम एप्लीकेशन दे दें और उस पर समाप्त हो। खिलाफ आ जाए इलेक्शन कमीशन का, तो अब क्या स्टेप होगा उसके बाद? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, ये जितनी एप्लीकेशनें आई हैं ये सारे प्लांटेड लोग हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट कर लें। 8,37,950 ये पीटीआई के पास रजिस्टर एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनफोज होना इस बात की सबूत है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के खिलाफ, पैनल के खिलाफ मुकाबले में कोई खड़ा कर दे। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो पैनल बेस है। मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल है। मैं सदर, मैं वाइस प्रेसिडेंट,
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह, पीस, ये इवन यहाँ भी 14 बंदे आए हुए हैं। ये सारे प्लांटेड है। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाएं, उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख़ में न लिखे हुए कोई ऐसी सज़ा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप भल्ला रोक लें। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहिबान जो बैठे हैं 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक आज भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट फ़ौरन इशू किया जाए। ये मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है हो जाए। इलेक्शन कमीशन के साए तले हम मौजूद हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ। आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया। हम शदीद मजम्मत करते हैं उसकी, उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? इसलिए ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है इसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हमारी सारे हम कंटिन्यू करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लाहौर में आपने स्टे लिया है जिसकी वजह से DROs का जो स्टे आपको मिला है उसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है। तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इलेक्शन इस वक्त चाहती है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मुल्क पूरे में इस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने उस स्टे के बाद। जी देखें, नंबर 1 तो वो PTI ने फाइल नहीं किया वो केस जो है। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कौन सा केस की बात कर रहे हैं? देखिए, हमेशा से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है, वो मेकअप यही है कि जब मैं समझ गया, देखिए हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएं तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी ज़िम्मेदारी है। अगर उसके लिए RO और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो DC को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूँ एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए, ये डिले का रीज़न ना बने। जौहर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो दरख्वास्त PTI को उसको ऑन करती है या नहीं, ये थोड़ा सा देखिए, दरख्वास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा मौके पहले दिन से है और हमने इस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो DCs है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे, और हमारी रिक्वेस्ट यही थी, बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफ़िका तौर पर जिस वक्त कोड भी बना था हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाएँ। सिर्फ चंद ही तो लोग हैं, 266 बंदे आपने लेने थे, 266 जो है आप जुडिशरी से लेते, ये सब का मौके पर रहा है। ऑफ कोर्स हम सारे, अगर दरख्वास्त हमारी गई है तो हम ऑन करते हैं। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, डिले इलेक्शन की वजह से नहीं। देखिए, हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले के खिलाफ देखें ना कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पे पर भी एतमाद है। इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करे, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह। कौन सा काम था जो आपकी नज़रों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? अली जफर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वेन्यू जब शेयर किया पेशावर पुलिस के साथ, KPK पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहाँ जमा हुए थे सिर्फ रिजोल्यूशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है
जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए कि क्या किसी को इतराज़ है। हमारे रूल्स में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू पे लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाए कि क्या आपको इस पर कोई इतराज़ है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, खान साहब जब उंगली उठाते हैं अपने वर्करों के ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा, जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग लाए गए हैं। आपके साथ बराबरी का सलूक किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके लिए? हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और हमने कभी उसको जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। वैसे भी मेरा ख्याल है अगर आप इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस रोक देने के अमल को किस नज़र से देखते हैं? एक दरख्वास्त पर पूरा प्रोसेस रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखिए, आज भी इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है, आज ही नए नोटिफिकेशन कर दे और जुडिशली से लगा दे ताकि मैटर ख़त्म हो जाए, वो रिटन सक्सेस हो जाए। मुमलिकत से आपकी मुलाकात हुई है, आप एक पार्टी के सरबराह भी हैं, बाकी सरबराह नहीं मिलते, ऐसा क्या डिस्कस हुआ? कुछ सियासी जमातें इस पर इतराज़ उठाती? नहीं, देखो, जो सियासी जमातें इतराज़ करती हैं उनकी मर्ज़ी, वो हर चीज़ पे इतराज़ करती है बिकॉज, लेकिन मैंने जो मुलाकात की है, मेरी चुप नहीं हुई मुलाकात नहीं की है, उसका एक प्रेस रिलीज़ भी आया था प्रेसिडेंसी से और ओपन मीटिंग थी, 2 घंटे रही थी। हमने सारे मौजूदा सूरत हाल पे करती और करती सिखाती, तो इसलिए ये होता ही रहता है और हमारे पार्टी में इलेक्शन कमीशन कैसे शेड्यूल जारी करेगा? कमीशन को मैं कह रहा हूँ कि कमीशन को आरओ अपॉइंट करने हैं तो डीसी के बजाय इनके पास लिस्टें पड़ी हैं, पुरानी भी लिस्टें पड़ी है, जुडिशरी से आज ही अपॉइंट करे। अगर इनका दिल है कि इलेक्शन डिले ना हो तो ये कर सकते हैं, अगर कोई बहाना ढूंढना है तो वो एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, जहां पर बानी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान भी मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हमारा मुतालबा है कि फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा और मैं हूं मरियम खान। इस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो दलाइल और सबूत आ चुके हैं और आज मजीद पेश किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के नाम पे एक मुकम्मल फ्रॉड किया है, अपने आइन से इनहराफ किया है, पाकिस्तान के आइन से इनहराफ किया है, इलेक्शन एक्ट 2017 से इनहराफ किया है। और मैं आज बहुत मुख्तसर बात करूंगा और मैं मुख्तसर बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से खड़े क्यों हैं। हम इसलिए यहाँ आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हमारी जमात है, जिसको हमने बनाया, मैं उसका फाउंडिंग मेंबर हूँ और ये बात मुताबिक फैसलों में भी लिखी गई है। ये अलग बात है कि आज ऐसे लोग, ऐसे अशखास जो जुमा 8 दिन नहीं हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं, वो कहते हैं कि ये फाउंडिंग मेंबर जो है ये पार्टी का मेंबर नहीं है। मैं समझता हूँ जो हम जंग लड़ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो वर्कर हैं जमातों के, चूँकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं इसलिए हमारा ये कानूनी हक है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आए। उनका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और कौमी इलेक्शंस ये लाजिम और मुलज़ूम है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे और हर पार्टी के वर्करों की मर्जी के मुताबिक क़यादत सामने नहीं आएगी तो वो जो कौमी इलेक्शन होंगे उसमें अवाम की नुमाइंदगी इसलिए नहीं होगी और उनके बुनियादी हक से महरूम होंगे क्योंकि उनकी मर्जी की क़यादत कौमी इलेक्शन में नुमाइंदगी नहीं कर सकती। इलेक्शन में ये समझने की बात है कि आज हम जो ये कर रहे हैं ये एक नई सियासी तारीख रकम कर रहे हैं।
कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है, जो कानूनी अहमियत है, जो आईनी अहमियत है, जो सियासी अहमियत है, जो जमहूरियत के लिहाज से अहमियत है, आज हम उसको पहली दफ़ा कौम के सामने ला रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों कामयाब नहीं है, पाकिस्तान की जमहूरियत क्यों अवाम के मसाइल हल नहीं करती, पाकिस्तान की जमहूरियत क्यों एक बेहतर क़यादत, बासलाहियत क़यादत सामने नहीं लाती। क्या वजह है कि हमारे इलेक्शंस में जो कौमी इलेक्शन है उसमें वही क़यादत रिसाइकल होती है जो हमारे मसाइल की जड़ है, हमारे मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान में क़यादत की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कॉम्पिटेंस की कमी नहीं है। आप जब तक उस कॉम्पिटेंस और उस कॉम्पिटेंट क़यादत को सामने नहीं आने देंगे, वो कौमी सतह पे कैसे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे आपके मसाइल हल कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आईनी तौर पे हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे कि कौमी इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर एक फंडामेंटल राइट डिनाई किया गया, सलब किया गया, जो हम सब लाखों पीटीआई के वर्करों से किया गया है, और आज आपने जो सहाफ़ी मौजूद थे वो खुद ही ये देख लें कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है, वो हमसे वो हक सल्ब किया गया। जब तक कौमी इलेक्शन जो है वो भी फंडामेंटल राइट है, इन दोनों को एक तस्वीर में देखना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ट्रेजेडी है कि मैं बानी रुकन हूँ, यहाँ और भी बानी रुकन हैं और मेंबरान भी हैं। ये हमारा एक अलमिया है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तब्दीली की जमात बनाई थी। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल बनाना था कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, हम आइन और कानून के अलमबरदार हैं। हमने अपने अमाल से साबित करना था जो कि दूसरी जमातों की मजबूरी बन जाती। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान आगे बढ़ते हुए बात करें जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का मामला है। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज हो गया है। तो बताते चले कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का ये मामला है, जिसमें जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज हो चुका है। तो बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज हो चुका है जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ। एक शॉर्ट ब्रेक यहां पर शामिल करते हैं। Prime Minister of Pakistan, who has been invited to address this august House. Thank you very much for this singular honor. In a short span of around a year, I am the third Pakistani leader to speak to the Azad Jammu and Kashmir Legislative Assembly. This shows our indissoluble bond with and concern for the Azad and Jammu Kashmir, its leadership and its people. Mr. Speaker, the Kashmiri people are endowed with great qualities of head and heart. Over the course of centuries, they have left indelible marks in all spheres of life across South Asia. At the same time, they have suffered enormously from oppression, conflict, and violence. In 1846, they were sold in 75 lakh rupees by a colonial power to an enslaving ruler. Even today, on the other side of the line of control, millions of Kashmiri people are suffering from the unjust suppression of their legitimate aspiration by a manipulating occupier. Around a century ago, the poet of the East and a distinguished Kashmiri, Allama Muhammad Iqbal, lamented the oppression of the erstwhile Dogra rulers in a famous couplet. आज वो कश्मीरी है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सग़ीर. Even after the lapse of around a century, the situation of the Kashmiri people has not improved. Their majority is still oppressed, though the oppressors have changed names. Mr. Speaker, the Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest unresolved international disputes. It has been on the agenda of the UN Security Council since 1948 under the Indian-Pakistan question.
The UN Security Council resolution on Jammu and Kashmir affirmed the right of the Kashmiri people to self-determination. Regrettably, these resolutions have not been implemented during the last 7.5 decades. Instead, the current Indian government is bent upon consolidating its occupation of this internationally recognized disputed territory through a series of legislative and administrative measures. Contortions, convulsions, outright lies, and brutal use of indiscriminate force would be a more appropriate way of describing these reprehensible measures. Mr. Speaker, history cannot be undone. It was India that took the Jammu and Kashmir dispute to the United Nations. One of India's founding fathers and its first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, is on record to assure the Kashmiri people multiple times of a plebiscite to determine their free will. In his letter of 21st November 1947, addressed to the Prime Minister of Pakistan, he categorically stated that Kashmiris should decide the question of accession by plebiscite or referendum under international auspices such as those of the United Nations. The subsequent Indian governments also acknowledged Jammu and Kashmir as a dispute. How can India's current leadership renege from these promises now? India must honor its long-standing and solemn commitment to the United Nations, to Pakistan, and above all, to the Kashmiri people. Regarding the plebiscite, the commitments under UN Security Council resolutions are sacrosanct and not affected by the limitations of time or space. Mr. Speaker, today I stand before you to reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the Kashmiri people at this critical moment in the history of their struggle against foreign subjugation in their legitimate and freely chosen legislature. I'm here to express solidarity with them in the wake of a grave injustice 3 days ago in a decision that was politically motivated rather than grounded in law. The Supreme Court of India validated the Indian government's illegal and unilateral measures of 5th August 2019. This unjust verdict was delivered by the apex court of the world's so-called largest democracy. In fact, the title of the world's largest democracy is a misnomer. Instead, India should be called the world's largest hypocrisy, where hollow slogans of secularism, democracy, and diversity are raised to cover up caste-based societal operation, systematic intimidation and marginalization of minorities, state-sponsored killings and terrorism, and illegal occupation of people and territory. Ironically, the self-proclaimed largest democracy of the world is afraid of granting the democratic right of a plebiscite to ascertain the will of the Kashmiri people. Mr. Speaker, India's unilateral and illegal measure of 5th August 2019 and a series of subsequent steps have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of the Indian illegal occupied Jammu and Kashmir. These measures constitute a flagrant violation of international law as well as the UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. They remain a matter of grave concern as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered community in their own land. Deplorably, India's Supreme Court has endorsed these steps. Mr. Speaker, the successive Indian actions in illegal Indian occupied Jammu and Kashmir constitute a breach of the UN Charter, UN Security Council resolutions, and international law, including the 4th Geneva Convention. Amongst others, the UN Security Council Resolution 122 of 1957, accepted by India, unambiguously declares that final disposition of the state of Jammu and Kashmir
will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. The resolution further provides that any action by the erstwhile India-imposed Constituent Assembly of Jammu and Kashmir to determine the final shape and disposition of the state would not constitute a disposition of the state in accordance with the said principle. The Indian government's actions of 5th August 2019, endorsed by its Supreme Court, are in a clear violation of these provisions. Evidently, India's administrative, political, and legal measures, including a series of sham elections, Article 370 of its constitution, abolition of this article in 2019, and now the Indian Supreme Court's verdict, are mere tools to consolidate its occupation. Domestic legislation and judicial verdicts cannot absolve India of its international obligations under the UN Security Council resolutions. In the eyes of international law, any process subservient to the Indian Constitution cannot be invoked to determine the final status of Jammu and Kashmir. On the one hand, India has a grandiose vision of its place in the Committee of Nations. On the other, it implements a grotesque plot to subjugate foreign people and territories. It wishes to become a permanent member of the UN Security Council. However, its leadership takes pride in trampling upon international law and the UN Security Council resolutions. These contradictions, reinforced by the ideology of Hindutva, should serve as an eye-opener for the international community. Mr. Speaker, it is an established fact that Jammu and Kashmir is an international dispute. The Indian government or its judiciary have no right to take unilateral measures against the will of other parties to the dispute, that is, the Kashmiri people and Pakistan. Now, verdict of any Indian court can stifle the aspirations of the Kashmir people. They had rejected India's illegal occupation in 1947. They also reject the actions of 5th August 2019. The judgment is politically motivated. This legal manipulation is an old tool in the hands of occupying powers, aimed at creating ground realities, feigning hatred for popular support, and finally seeking legal validation through puppet courts. We and the Kashmiri people reject all this. Mr. Speaker, today in occupied Jammu and Kashmir, fear reigns, lives are extinguished, and rights are trampled upon with impunity. We condemn the consistent and premeditated assault on the demography of the Kashmiri people, the integrity of their land, and repeated attempts to rob them of their unique religious and cultural identity. Mr. Speaker, a Hindutva-driven leadership is bent upon devastating communities and perpetuating subjugation and occupation of Jammu and Kashmir. They are targeting defenseless Kashmiri men, women, and children. The dream of breaking the will of the brave Kashmiri people, like many colonial rulers and radical occupiers throughout history. They are mistaken. The Kashmiris refuse to be enslaved. They have inscribed the crimson history of their resistance with their blood. Let me at this juncture pay homage to the early martyrs of the Kashmiri struggle, the tens of thousands valiant souls of Jammu. Their massacre in 1947 inspires our strong resolve in Pakistan to stand by our brethren in their just struggle. Mr. Speaker, during the last 34 years, more than 96,000 Kashmiris have been killed. Thousands of women have been subjugated to molestation and harassment. Pellet guns have been used as a weapon of mass blinding. Thousands of others have fallen victim to enforced disappearances. All these brutalities
must end. The international community must hold the perpetrators of these excesses to account. These human rights abuses are well documented by a number of international bodies, including through 2 reports of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights issued in 2018 and 19. Today I ask the world, when will its collective conscience awaken? For how long will the people of Kashmir continue to make sacrifices? For how long will their voices be muzzled? For how long will their leaders remain arbitrarily detained? And for how long will they continue to suffer torture and extrajudicial executions? The state-sponsored terrorism must come to an end. Earlier this year, the Office of All Parties Hurriyat Conference in Srinagar was sealed. But can that flame in the hearts of Kashmiris be extinguished by confiscation or destruction of the structures of brick and mortar? The Indian authorities snatched the dead body of Sayyid Ali Gailani and did not allow his family to attend his funeral. Why were they afraid? यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के 25 अहदेदारान शामिल हो गए हैं। लाहौर डिवीजन के सदर मुराद रास ने यूथ विंग मेंबरान को वेलकम किया और पार्टी मफलर भी पहनाए। मुराद रास की जानिब से शमूलियत इख्तियार कराने वाले अरकान को यूथ विंग के अहदों पर तैनाती से मुतालिक नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। बताएं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के 25 अहदेदारान ने शिरकत कर ली है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा हैं काशिफ सुलेमान। जी काशिफ सुलेमान, बताइएगा 25 अरकान ने शमूलियत इख्तियार कर ली है, क्या तफसीलात हैं? जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहां कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में है, वहां ग्रास रूट पर जमात को मजबूत करने के लिए भी काम जो है वो तेजी से जारी है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के जो 25 अहदेदारान हैं, उन्होंने आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। सैयद शुजा को जो है सदर और जैन न्याज नकवी को जनरल सेक्रेटरी जो है लाहौर डिवीजन मुकर्रर किया गया है। मुराद रास का कहना था कि तमाम अहदेदारान भरपूर मेहनत से काम करें, हम अपने काम की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेंगे, हमारी अवलीन तरजीह अवाम की खिदमत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अवलीन तरजीह अवाम की खिदमत है। सदर लाहौर डिवीजन मुराद रास ने यूथ विंग का जो है पार्टी में शामिल कर लिया है। दीगर अरकान को, और 25 अरकान हैं, अरकान को यूथ विंग के अहदों पर तैनात भी किया जाएगा। और सदर लाहौर डिवीजन मुराद रास ने यूथ विंग मेंबरान को वेलकम किया और जो पार्टी के मफलर थे उनको वो भी पहनाए गए। आगे बढ़े, कायद नून लीग नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई की मुलाकात। दोनों कायदीन की मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में हुई। मुलाकात में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक थे। बात कर लेते हैं न्यू के नुमाइंदे वकास ख्वारी से, लाहौर से है। वकास ख्वारी, बताइएगा इस हवाले से इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने अहम मुलाकात की है। मॉडल टाउन में ये मुलाकात हुई है, जिसमें मरियम नवाज समेत पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक थे। महमूद खान अचकजई ने नैब रेफरेंसेस में बरीयत पर मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि पार्टी राय का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से भी अहम मुशावरत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास ख्वारी अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मैंने मुनासिब ख्याल किया कि बराह रास्त आपसे बात करूं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं जिसने मुझे आखिरकार झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया।
मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा, हर तरह की मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे खिलाफ इस झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया। आपकी दुआओं और आपके साथ ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया। आज आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरी जमात का हर रुकन, हर कारकुन भी मुबारकबाद का हकदार है। मैं अगर 2013 के बाद अपने खिलाफ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। इसका आगाज अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ और उसका पहला मरला 28 जुलाई 2017 को ख़त्म हुआ, जब मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गई, किस तरह एक जेआईटी के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर, किस तरह उस जेआईटी की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं, किस तरह एक ऐसी पटिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस जमाने के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलेस यानी फजूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया, किस तरह एक जज ने खुद दरख्वास्त गुजार को पैगाम भेजा। आप जानते हैं मैं जस्टिस खोसा की बात कर रहा हूं कि हमारे पास आओ। फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला और किस तरह सजाएं दी गईं और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सजा देने वाला एक जज जिसने मुझे सजा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। वहां से हक और सच की गवाहियां सामने आ गई हैं जो हमारे गुमान में भी नहीं थी, वहमो गुमान में भी नहीं थी। ये सब अल्लाह का करम है, क्योंकि मैंने अपना मामला तो अल्लाह पर छोड़ दिया था और आपको याद होगा मैंने कहा था मैं अल्लाह पर छोड़ता हूं, और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मसाइब, मुश्किलात और आजमाइशों का लंबा सिलसिला नजर आता है। मैं तवील अरसा जेल में रहा, अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती, इल्जामात थोपे गए, गालियां खाई, किरदार कुशी हुई, लेकिन मेरे ये जख्म हर रोज ताज़ा होते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम की मैयत को कंधा ना दे सका। मैं अपनी वालिदा मोहतरमा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका। मैं जिंदगी के हर लम्हे में सहारा देने वाली अपनी अहलिया के साथ वक्त न गुजार सका जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो रही थी। अल्लाह ताला ने हमें ये गम बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। आज भी मेरी यही दुआ है
कि अल्लाह ताला हमें ये नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। मैं न अपने आप को कई साल पीछे ले जा सकता हूं, ना बिछड़ जाने वालों को अपने प्यारों को वापस ला सकता हूं। फिर भी आप सबकी तरह मेरे लिए खुशी का मकाम है कि झूठ, फरेब और साजिशों की कली खुल गई और सच सामने आ गया। लेकिन मेरे वतन के वासियों, मैं मुसलसल 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई, पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई, उनका क्या कसूर था। उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया जो मेरे जमाने में 6.1% की शरह से तरक्की कर रहा था। उस पाकिस्तान को क्यों सजा दी गई जो फाटफ के वाइट लिस्ट में आ चुका था। उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था, आपको याद होगा। लेकिन उस पाकिस्तान को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया गया, जिसमें 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग को खत्म कर दिया गया था। आपको याद है कितना बड़ा ये एक जिम्मेदारी थी जो हमने अदा की आपकी खातिर, आपके बच्चों की खातिर। तो आज उस पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों रुक गई जहां हम CPEC की शक्ल में $50 अरब से जायद की सरमायाकारी चीन से लेकर आए थे। उस पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया जहां से दहशतगर्दी को हमने कुचल दिया था। याद होना चाहिए आपको। पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत यानी रुपए की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी। हमारी करेंसी सबसे मजबूत थी। उस पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया जो आलमी बरादरी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन था। और मेरे भाई और बहनों, आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था, आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज्यादा शदीद, मुझसे भी ज्यादा संगीन सजाएं दी गई। क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया। मुझे पता लगना चाहिए क्यों 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया। आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी, हमारे जमाने में जो 4 रुपए की या 5 रुपए की मिल रही थी, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी। मैं पूछना चाहता हूं, आपको जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी, वो 250-300 तक कौन लेकर गया। जरा बताएं मुझे। यही तो मेरे सवालात हैं और यही मैं रोज पूछता हूं।
पूरे मुल्क से मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? नौजवानों के रोजगार की राहें किसने बंद कर दी? मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गई? नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? ये मेरा सवाल होता है। मेरा अपने बारे में जो सवाल होता है उसके पीछे ये होता है सवाल, असल सवाल ये है कि आपके घरों के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए? आपके बच्चों की तालीम क्यों छीन ली गई? और आपको सेहत की सहूलतों से क्यों महरूम कर दिया गया? अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। मेरे सब मुकदमे झूठे निकले, फ्रॉड मुकदमे निकले, जाली, फेक, और अदालत ने मुझे हर इल्जाम से बरी कर दिया। लेकिन मुझे सच्ची खुशी उस वक्त होगी मेरे भाई और बहनों, जब आप भी बरी होंगे। मेरी माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और जवानों की सजाएं खत्म होंगी, हमारे बच्चों की सजाएं खत्म होगी। जब आपको महंगाई के अजाब से निजात मिलेगी, जब आपको बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी, जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जब बीमारों को दवाएं मिलेंगी, दवाएं जो वो आज अफोर्ड नहीं कर सकते, जेब में पैसे नहीं होते दवा की कीमत अदा करने के लिए, मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए, सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर सेहतयाब हो जाए, इसलिए कि मेरे माँ बाप की जिंदगी बच जाए। ये हाल हो चुका है। और हमारे ज़माने में दुआएं मुफ्त मिलती थी, मुफ्त इलाज मुफ्त होते थे। जब ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब आगे बढ़ता, तरक्की करता और अवाम की खिदमत करता हुआ पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा, तब मुझे असली खुशी होगी। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ख्वाब नहीं दिखाता, सब्ज़ बाग नहीं दिखाता। जो कहता है अल्लाह पर पुख्ता ईमान की बिना पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह भी उसकी मदद करता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से करके दिखाता हूँ। 1990 में अल्लाह ने मेरी मदद की, 2013 में अल्लाह ने मेरा हाथ थामा। मुझे कभी अच्छे हालात नहीं मिले, लेकिन जब भी मुझे इक़्तिदार से फारिग किया गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई गुना बेहतर हालत में छोड़ कर गया, और आप गवाह हैं इस बात के। तो मेरे अहले वतन, मुझे अपनी सजाओं से निजात के लिए अदालतों से रुजू करना पड़ा, जज साहिबान से अपनी बरियत के फैसले लेने पड़े। आपको किसी अदालत में नहीं जाना, आप खुद अदालत हैं। आपने किसी जज को दरख्वास्त नहीं देनी, आप खुद जज हैं। इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान की, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की। और आप अपनी जजमेंट सुनाएंगे, अपनी बरियत का फैसला आप खुद करेंगे। खुद ही आपने अपनी सजाओं का खात्मा करना है, और मुझे यकीन है कि आप अपना मुकद्दर बदलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।
कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अहम गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया, मैंने अल्लाह पर यकीन रखा और अल्लाह ताला ने मेरे तमाम केसेस से मुझे सुरखरू किया और बरी कर दिया। मैंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की थी। मुझे जो सजा दी गई वो इस वजह से दी गई कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। ब्रेक शामिल करते हैं। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान की अदलिया को जवाब देना है। बतौर सियासी जमात एमक्यूएम यही बता सकती है। आप एमक्यूएम से पूछें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो हम तो इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे पर ही चलेंगे। क्या एमक्यूएम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है? मैं आपके सामने अपनी सारी तैयारी रख रहा हूँ। आपके सामने रोजाना हम खबरें भेज रहे होते हैं, तस्वीर, वीडियोस, बहुत सारी जगहों पे आप अहबाब जहमत भी करते हैं, आते हैं। हमारी तैयारी है, हम भरपूर तैयार हैं। इंतहाई हैरान कुन नजरों से देख रहा हूं मैं कि ये हुआ क्या है। अचंभा है, हैरत है, तशवीश भी है कि कहीं कोई किसी का हिडन एजेंडा तो नहीं है। यानी मैं आवाम में नारा कुछ मारूं, मेरे दिखाने के दांत और हों और खाने के दांत और हों। मंजर भाई, देखिए, इलेक्शन शफाफ होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन में अभी जो ताखीर हुई है वो मर्दमशुमारी के नताइज मुश्तरका मफादात की काउंसिल से मंजूर किए जाने के बाद जो आईनी इंतज़ाम था नई हल्का बंदियों का, उसके बाद की ताखीर है। वो तो एक आईनी इंतज़ाम था। उसके बाद इलेक्शन को मजीद जो 8 फरवरी की तारीख है उससे आगे ले जाना, मुझे नहीं इल्म कि इलेक्शन कमीशन किन खुतूत की बुनियाद पे ये करना चाहता था या करना चाहता होगा। एमक्यूएम के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, तो जरासीम नहीं जाएंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी। अवाम ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी की उम्मीदें लगा ली हैं, जबकि कुछ का कहना है कि हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद ही नहीं है। इस हवाले से अवाम मजीद क्या कहते हैं वो आप देखिए। जब आलमी मंडी में कम हुआ है तो यहाँ पे भी ज़रूर होगा। आवाम को जितनी सहूलियात मिलेंगी उतना मुल्क खुशहाल होगा। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि पेट्रोल कम हो। निगरान हुकूमत है तो ये सस्ता कर दें तो उनकी मेहरबानी अल्लाह इनको जज़ा देगा। आलमी दुनिया का म्यार और हमारा म्यार बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वहाँ हम उनको म्यार को मद्देनजर रखते हुए अपने यहाँ महंगाई या ये चीज़ें कम कर सकें। जी आलमी मंडी में इतना सस्ता हो कि पाकिस्तान में कोई असर नहीं पड़ा हुआ है और गरीब को कोई भी असर नहीं पड़ा हुआ है। हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट है, ये तेल वाले जो है अशिया गर्दनोश है, ये तंदूर वाले जो भी है, इस पर चांबे हमारे हुकूमत से मुतल्लिका इदारों से मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ पर गौर किया जाए कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जब कम हो रही है तो इस मार्केट में भी बाजार में ज़ाहिर बात है पैसे कम हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा जो आवाम को पहुँचना चाहिए। अगर आवाम को फ़ायदा पहुँचा नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लगता नहीं है कि हमारी कोई खुशखबरी या कोई फरिश्ता आ जाए कि हमारे जो है दुख और हमारे परेशानी ये समझ जाए। कोयटा जंक्शन रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हो गई हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि बोलान मेल को 25 दिसंबर जबकि एक्सप्रेस अकबर एक्सप्रेस को लाहौर के लिए मार्च के आगाज में ऑन ट्रैक कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात क्या हैं अजीज मरी से जानते हैं जो कि रेलवे स्टेशन अफसरान के साथ मौजूद है। जी अजीज, आगाह कीजिएगा। मैं जो है कोटा रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे मौजूद हूँ। कोटा रेलवे स्टेशन की जो वीरानियाँ थी वो बहाल होने जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले जो है डीएस रेलवे ने यहाँ का जो विज़िट भी किया, उन्होंने मीडिया से बात भी की, खासकर न्यूज़ से उन्होंने जो बात की उनका यही कहना था कि जो बोलान मेल थी जो कोरोना के बाद जो है बंद हो गई थी, सिर्फ जाफर एक्सप्रेस जो है चल रही है, तो ये जो है अवाम के जो है अवाम के लिए सहूलियात का जो बेहतरीन ज़रिया जो है रेल है, सस्ता तरीन ज़रिया भी है। और 25 को उन्होंने ये खुशखबरी दी है कि और 25 तारीख से जो बोलान मेल भी बहाल हो जाएगी। शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।